कहां से खबर शुरू करूं? आइए पहली और बड़ी खबर वहां से शुरू करता हूं कि जहां हमने रोका था, यानी कि सईद गनी के भाई फरहान गनी का मामला। आपके इल्म में होगा कि मैंने आपको ये अपडेट्स रात के वक्त दी थी जब ये गिरफ्तार हुए थे, तो उस वक्त भी सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज थाने के बाहर से मैंने आपको दी थी। और कल रात को जब ये रिहा हुए हैं तो उस वक्त भी मैंने ही आपको लाइव बराह रास्त सबसे पहले ये खबर दी कि जनाबे वाला जिसे अदालत के अंदर तलब किया गया है 30 तारीख को, जो पुलिस कस्टडी के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है, उसे रात गए रिहाई मिल जाती है। यह खबर मैंने आपको दी थी। लेकिन आज अदालत के अहाते में क्या हुआ यह तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूं, तो जरा सा हिम्मत रखिएगा कि क्या हुआ है। सबसे पहले इस केस को समझिए। 21 तारीख को एक झगड़ा हुआ जिसमें टाउन नाजिम यानी कि फरहान गनी, सईद गनी के भाई वहां पर मौजूद थे, और जो झगड़ा हुआ वो एक बड़े इदारे का अहलकार था। 23 तारीख को उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और उन्हें तलब किया जाता है। सिंध हुकूमत होते हुए, जिया लंजार के वजीर दाखिला होते हुए, सईद गनी के वजीर होते हुए उनके भाई पर FIR दर्ज हो जाती है। जब FIR दर्ज होती है, रात गए 23 तारीख को, हफ्ते के रोज एक हफ्ते पहले उन्हें गिरफ्तार किया करने के लिए टीम जाती है, लेकिन बाद में वो गिरफ्तारी खुद दे देते हैं। फिरोजाबाद थाने के अंदर वो जाते हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा उनके साथ मौजूद होते हैं। उसके बाद मामला बढ़ता है आगे की तरफ और फिर 25 तारीख को उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें 3 दिन के रिमांड पर 28 तारीख तक जेल थाने में रखा जाता है। 28 तारीख को वो फिर जाते हैं और फिर जाने के बाद उन्हें 30 तारीख को, यानी आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्हें अदालत में पेश करना होता है। वो थाने में बंद होते हैं। लेकिन 29 और 30 तारीख के दरमियान की रात को मेरी जादूगरनियां मुझे यह खबर देना शुरू करती है, जंतर मंतर छू करती है और मुझे बताती है कि जनाब कहीं पर भी हो फौरन फिरोजाबाद थाने पहुंचो। मैंने कुर्सी ऐसे ही सही की, फौरन भागा और फिरोजाबाद थाने। मुझे वहां मालूम हुआ कि कंप्रोमाइज हो गया है उसी इदारे के मुलाजिम और उसके साथ साथ फरहान गनी के दरमियान, दोनों पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया है, जिसे आज अदालत ने यह बताकर पेश किया गया है कि कुछ बुजुर्गों की, तफ्तीशी अफसर कहता है कि कुछ बुजुर्गों की मौजूदगी में अफहाम व तफहीम हो गई। मेरे जहन में एकदम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आ गए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते थे कि बुजुर्गों ने कहा है कि अब ये कर लीजिए। हाय मैं कुर्बान जाऊं इन बुजुर्गों पर। तो खैर इन बुजुर्गों के फैसले पर ये रात गए रिहाई हो जाती है और मैं उसी वक्त एक वीलॉग करता हूं सुबह 4 बजे, जिसमें मैंने आपको सारी तफसीलात बताई थी। आज अदालत में, क्योंकि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत को तो ये बात नहीं मालूम थी कि रात गए आर्टिकल 497 का इस्तेमाल करते हुए उनकी रिहाई हुई है। 497 ये मामलात होते हैं कि जिसमें तफ्तीशी अफसर और SHO जब ये मामला खत्म होता है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर सकता है। 10 लाख रुपए के मचलके पर यह जमानत हुई। अदालत को बताया गया, अदालत ने पूछा कि आपके पास यह इख्तियार कैसे कि जो मुकदमात में दफा 790 लगाया गया है, क्या उसके तहत तफ्तीशी अफसर और थाना और पुलिस क्या किसी की जमानत कर सकती है? वहां पर कहा गया कि ये C क्लास किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि मुद्दई कहां है, उन्होंने कहा मुद्दई नहीं है जिसने FIR दर्ज करवाई थी। पूछा गया मुलजिम कहां है, बोला वो मुलजिम भी नहीं है। बोला कहां गए, बोला रिहा कर दिए। बोला यार क्या बात है क्या बात है। वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि जो चाहे आपका करिश्मा साज कीजिए, नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है खुद मुख्तारी की, करते हैं जो आप करे अबस हमें बदनाम किया। कहानी भी खत्म नहीं हुई। कहानी में अगला टर्न यह आ रहा है कि फिर अदालत ने 2 सितंबर को बुला लिया है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके खिलाफ यह बात कही जा रही थी कि यह ऑपरेशन शुरू हो रहा है, क्या वो खत्म हो चुका है या वाकई में ऑपरेशन शुरू हो रहा था? मैं वो वाहिद शख्स था जो आपको उस वक्त बता रहा था कि भाई अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अभी बहुत सारे मामलात, ये इंडिविजुअल इश्यूज हैं, इसे ऑपरेशन की तरफ ना ले जाया जाए। क्यों ना ले जाया जाए? क्योंकि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी तौर पर भी किसी मज़ाहिमती पॉलिसी पर नहीं चल रही है। मज़ाहिमती पॉलिसी आप समझते हैं ना कि जिस तरीके से एक वक्त था कि जनाब हम एक मिसाल दे देते हैं, मिसाल के तौर पर 2 लोगों की मिसाल देता हूं। अब अल्ताफ हुसैन साहब की अगर मुतल्लिका हल्कों के साथ ताल्लुकात खराब थे तो फिर वो दोनों, वो उस तरफ से अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत मज़ाहिमत की तरफ गई, इमरान खान ने मज़ाहिमत की सियासत का रास्ता अपनाया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मज़ाहिमत का रास्ता नहीं अपनाना चाहती है, वो बिल्कुल मुफाहिमत की पॉलिसी पर अमल पैरा है, किसी तरह का टकराव नहीं चाह रही। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने सईद गनी या उसके भाई की हिमायत में बात नहीं की। सही, ये बात जरा गौर कीजिएगा। ऐसी सूरत हाल में तो फिर मामला जब अफहाम और तफहीम और बुजुर्गों की मर्जी से ही तय होने, तो ये मामला तय हो गया। अगली बड़ी खबर की तरफ आ रहा हूं, अगली बड़ी खबर की तरफ और अगले बड़े मामला की तरफ आ रहा हूं। गौर से समझिएगा, नए सूबे कौन बनाएगा ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ लेकर जाने वाला हूं। लेकिन मेरे पास एक खबर आई, मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास जादूगरनियों के बच्चे हो गए, तो वो कल रात को मैंने कहा था तो किसी की समझ में नहीं आया था, तो जरा समझिएगा। अब जादूगरनी के बच्चे हर जगह चले जाते हैं, खबर लेकर आते हैं। आपको मालूम है, आप हाफिज नईमुर रहमान साहब को जानते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। कौन? बोला जो कराची के हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर हुआ करते थे, अब जमात इस्लामी के अमीर हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बनने से पहले, जब वो जमात इस्लामी कराची के अमीर थे, तो
वो कराची के मेयर की तरफ देख रहे थे और उस वक्त हैदरी की एक यूसी से वो यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे ना, आपको याद होगा, सही है। उसके बाद हुए सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के इलेक्शन। हाफिज नईमुर रहमान साहब के बारे में कहा गया कि वो सीट जीत चुके और उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि मैं मुस्तफी हो रहा हूं। कहा था, आपको याद है ना आप लोगों को? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ना उस सीट का हल्फ उठाया है, ना हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वो सीट छूटी है। असेंबली के इलेक्शन को 1.5 साल गुजर चुका है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अपनी जाती मसरूफियात की बुनियाद पर ना उस यूसी जिसके वो चेयरमैन हैदरी की वहां वक्त दे पा रहे हैं, ना हाफिज नईमुर रहमान साहब की उस सीट का फैसला हो चुका है। 1.5 साल गुजर चुका है। अब आप कहेंगे मैं ये खबर क्यों दे रहा हूं? भाई यहां पर इमरान खान के लोगों को नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फौरन तारीख दे दी, ये तारीख लो, ये तारीख लो, ये तारीख लो, और अब इसी अगले महीने इलेक्शन हो रहा है। यहां उनके अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब को नाअहल करार दिया गया। वहां पर कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर पर ताले लगा ना ताला। लेकिन यहां पर कराची का एक बड़ा अहम हल्का जो कि पूरा नाजमाबाद कवर करता है, नॉर्थ नाजमाबाद के करीब करीब कवर करता है, यानी कि उस अहम सीट पर जिसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अहम सीट कही जा रही है, ना वहां पर तरक्याती कामों के हवाले से कोई एमपीए मौजूद है, ना यूसी नाजिम मौजूद है। होना तो यह चाहिए ना कि जनाब इलेक्शन कमीशन फैसला ले, हां भाई हमने रिजाइन कबूल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से मैंने राब्ता किया, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अच्छा वो सीट खाली है, लेकिन हमारे पास तो कोई रिजाइन नहीं आया। सूबाई असेंबली में आज तक इस बारे में बात नहीं हुई कि भाई ये सीट खाली है या भरी हुई है, कौन एमपीए है, 1.5 साल हो चुका है, अगर वो मुस्तफी हुए हैं तो क्या है, वहां इलेक्शन करवाना है नहीं करवाना है। और कराची की एक बहुत बड़ी सीट दोनों हवाले से खाली पड़ी हुई। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं। हल्का PS 129, हल्का PS 129, लावारिस कराची के लावारिस इलाके। जिम्मेदार कौन है, कौन पूछेगा, ये अलग बात है। आइए एक और बात। अच्छा, मैं जब इसी हवाले से कुछ काम कर रहा था तो मुझे कुछ अराकीन सूबाई असेंबली के फोन आए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, जिनका ताल्लुक MQM से भी है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने हम पर प्रोग्राम कर दिया कि 4.5 लाख रुपए हमारी तनख्वाह हो गई। आपने कहा कि ये तो जुल्म और सितम है कि जिस बात पर PTI एक हो गई, MQM एक हो गई, पीपल्स पार्टी एक हो गई। तो भाई PTI वालों का भी मुझे फोन आया था, सॉरी। उन्होंने कहा यार आप तीनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर मुझे फोन किया, अलग-अलग, लेकिन फोन आया मुझे। और मुझे फोन करके उन्होंने शिकवा किया कि भाई पंजाब जो बलूचिस्तान असेंबली है उसकी तनख्वाह 5.5 लाख रुपए, उनको तरक्याती फंड भी मिलता है। हमारे पास तो 4.5 लाख रुपए तनख्वाह पर आप शोर कर रहे हैं। पंजाब की 6.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वफाक की अलग तनख्वाह है। यहाँ स्टैंडिंग कमेटियों की मीटिंग होती है, हमें 2,000 रुपए मिलते हैं, ना फ्यूल मिलता है ना कुछ मिलता है, यहाँ कैंटीन नहीं है, खाना भी हमें खाना पड़ता है। कौमी असेंबली का अगर स्टैंडिंग कमेटियों की मीटिंग होती है तो उसके हजारों, बल्कि कुछ में तो 1 लाख सवा लाख रुपए मिल जाते हैं। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग सूबाई असेंबली के लोग बहुत अमीर होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत गरीब भी हैं। कुछ MQM के MPS, कुछ 2-4 PTI के MPS और 1-2 MQM पीपल्स पार्टी की MPS। वो कह रहे हैं हमारे इतने वसाइल नहीं है, तो अगर हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है तो हमें आने जाने में तो थोड़ा सा बेहतर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, हमारी तो तनख्वाह भी कम है, बहरहाल फैसला आप कीजिएगा। ये उनका मौक़िफ़ था। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है, जो अपना मौक़िफ़ देना चाहे हम उसके लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। एक और बड़ी खबर, यहां कानून और इंसाफ का वो मामला होता है कि मत पूछिए। किसी के इल्म में भी होगा कि अरमगान केस क्या था। अरमगान केस वो कि जिसमें वहशत और दहशत और ताकत का मसर था। आज इस केस को 4 महीने से ज्यादा हो चुके और आपको मालूम है कि आज जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूं तब जाकर वो जो DSP हमला केस हुआ था अरमगान का, उसका चालान पेश किया गया है। आप तसव्वुर करें कि क्या अदालती निजाम है, क्या प्रोसिक्यूशन है, क्या हमारी पुलिस है कि 4 महीने बाद उसका चालान वहां पर जमा करवाया जा रहा है। हद हो गई है। अब वो 4 किस तरीके से क्या जा रहा है। हाँ, एक और बड़ी खबर तो मैं आपको देना भूल गया। कराची शहर में लगता यूं है कि भत्ते का राज फिर आ चुका है। वो खबर आई थी कि उजैर बलोच को बरी हो गए, तो शायद पता नहीं किसको तवक्कुआते। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ही बिल्डर के ऊपर, पिछले साल भी उसके ऊपर अटैक हुआ, आज फिर हुआ और भत्ते की पर्ची मिली, फायरिंग की गई, 2 अफराद जख्मी। थाना गार्डन मुसलसल वाकयात रुनुमा हो रहे हैं भत्ते के। क्या इस शहर को भत्ता माफिया के हवाले कर दिया गया है? यानी कौन कौन सा माफिया, बिल्डर माफिया, ऑयल माफिया, जरासीम माफिया, भत्ता माफिया, गुटखा माफिया, कहां है पुलिस, कहां है अमलदारी? कुछ नजर आता है आपको कि भाई बाकायदा भत्ते की पर्चियां आ रही है, 2 अफराद जख्मी हो चुके हैं। पिछली बार भी भत्ते की पर्ची आई थी, ना उसमें कोई गिरफ्तारी हुई थी, ना कुछ मामला हुए थे। तो कोई पूछने वाला है इस शहर का, लावारिस शहर का, कि वाकयात पे वाकयात रुनुमा हो रहे हैं और सब खामोश बैठे हुए तमाशाई हैं, सब खामोश बैठे हुए तमाशाई हैं। खैर,
फिर भत्तों का सिलसिला शुरू हो गया और ना जाने इस शहर को फिर भत्तों के हवाले करने का क्या मंसूबा बनाया गया है। आइए एक और खबरें पता नहीं मेरे पास आजकल जादूगरनियां इतनी खबर दे रही हैं। हमारे यहां पर कुछ एमपीएस हैं और ज़ाहिर एमपीएस बेचारे गरीब लोग हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूं। अगर आप सिंध असेंबली के करीब जाएं तो आपको एक बुलंदोबाला इमारत नजर आएगी। उस बुलंदोबाला इमारत को बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए हैं और किसी और ने नहीं किए, हुकूमत सिंध ने की है। और इसमें लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं, तकरीबन 206 लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं। अब आप समझ रहे होंगे मेरे लिए बनाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, हमें देंगे क्या? नहीं जी, ये 206 लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं सिंध असेंबली के एमपीएस के लिए, सिंध असेंबली के एमपीएस के लिए। अब ये क्यों बनाए गए कि सिंध असेंबली में जो लोग सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं कराची के अलावा, उनको उनके मुताबिक टीएडीए दिया जाता है और अक्सर ये टीएडीए उनकी तनख्वाहों से भी ज्यादा हो जाता है। अब वो जो लग्जरी बनाया है उसको 13 अगस्त के दिन, खबर दे रहा हूं, खबर को गौर से समझिएगा, 13 अगस्त के दिन ये बात कही जा रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। कौन करेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब मैं अपने सहाफी दोस्तों मुझसे अक्सर कहते हैं यार आप खबर हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया करें, आपके लिए छोड़ दी, जरा पता करें कि 13 अगस्त को इसका इफ्तिताह क्यों नहीं हो सका। कल तक का वक्त दे रहा हूं, अपने अपने चैनलों पर ब्रेक कर दें, सही, बाद में मत कीजिएगा, फिर मैं कर दूंगा। क्यों नहीं हुआ इसका इफ्तिताह, किस वजह से नहीं हुआ, क्या मामलात थे, और ये 206 जो अराकीन असेंबली को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं इसमें क्या क्या मामलात हैं, ये सब तफसीलात मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगा। लेकिन मैं अपने सहाफी दोस्तों से कह रहा हूं आप लोग देंगे नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर कहता हूं ना कि हमारे यहां पर मसला यह है कि सबको एक फोन आता है और उसके बाद कहते हैं नहीं 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 हमारे ऐड रुक जाएंगे। हमें तो डर लगता नहीं है, ना हम उनके इश्तहारात पर चलते हैं, ना हम किसी की मोहताजी कबूल करते हैं, हम तो सहाफत करते हैं इसलिए। और जो हुकूमत होती है, जो साहिब इक़्तिदार होती है, हमेशा हमसे नाला रहती है, हक बनता है उनका भाई। लेकिन जरा खबर का पता कीजिएगा। आइए अगली खबर। सूबे की धूम मच रही है, आफाक अहमद साहब अलग बयान दे रहे हैं, दीगर लोग अलग बयान दे रहे हैं। अभी तक 2 लोगों के बयान नहीं आए। कमरान टेसूरी साहब का बयान नहीं आया अभी तक, सिंध हुकूमत ने कोई बयान नहीं दिया। सिंध हुकूमत को इतना ज़बरदस्त झटका लगाया कि वो इस वक्त सैलाब का पानी रोकने में काम कर रही है। सॉरी, नाकाम का लफ्ज़ तो बाद में इस्तेमाल करूंगा। सारी कश्तियां वहां पहुंच रही है और ऐसा लग रहा है कि जनाब वो पता नहीं क्या काम करेंगे। अब जिन्होंने सदियों काम नहीं किया वो 2 दिनों में क्या कर लेंगे, मतलब जिन्होंने सदियों काम नहीं किया वो 2 दिन में क्या कर लेंगे। लेकिन खबर कुछ और है। खबर यह है कि इस मामले में बड़ी गर्मा गर्मी पाई जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के, पता नहीं मैं रहनुमा कहूँ नहीं कहूँ, क्योंकि अभी उनके पास कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन वो साबका पीएसपी के रहनुमा रहे हैं, क्या नाम है उनका, मुस्तफ़ा कमाल साहब। आजकल कराची क्योंकि कम कम आते हैं और दिखते कम है तो इसलिए नाम ज़रा जहन से निकल जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब कल कराची में थे और उनका जो कैंप ऑफिस है, यानी कि जो जिस वजारत में वो है, उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबर दे रहा हूँ आपको। अब ज़ाहिर पाकिस्तान हाउस भी हो सकता था, एमक्यूएम का मरकज़ भी हो सकता था, वहाँ पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि ज़ाहिर उनको अपनी वजारत के मुतालिक बताना था। लेकिन जब वजारत के मुतालिक बताना था तो अनीस खानी साहब के साथ क्यों बैठे थे? कोई वजारत का सेक्रेटरी बैठता नहीं। ये खबर कई सिंबॉलिक हवाले से थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अनीस खानी साहब का जो रुझान है वो गवर्नर साहब के साथ हो चुका है, तो क्या इनसे कोई नाराज़गी है? तो इसलिए सिंबॉलिक बहुत ज़रूरी थी। अनीस खानी साहब ज़ाहिर एमक्यूएम का हिस्सा है तो गवर्नर साहब हो या ये हो, वो एक अलग मामला है। तो दोनों जगह ज़ाहिर है वो मौजूद हैं, तो वो ये तो तासुर ये था। दूसरी बात, बिल्कुल आखिर में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नुकात थे, लेकिन मेरे लिए जो खबर बनेगी वही खबर होती है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है, जरा गौर से सुनिएगा, कि जाहिर अगर सूबा बनाना है तो कानून के मुताबिक 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। और 2/3 अक्सरियत का मतलब है कि सियासी जमातों के हाथ में होती है अक्सरियत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, एमक्यूएम के पास है, पीटीआई है, एक सीट जमात इस्लामी की है, तो जाहिर सियासी जमातों के हाथ में होती है। उनसे पूछा गया एक सवाल कि जनाब ये सियासी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं, तो ये सूबे का क़याम किस तरीके से मुमकिन होगा। देखिए मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और बड़ी खबर की तरफ इशारा कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। अब मामला यह है कि उन्होंने उठते उठते सिर्फ इतना जवाब दिया कि ये सूबों की तश्कील का मामला सियासी जमातें नहीं बना रही। सुनिएगा, सियासी जमातों के हाथ में नहीं है, सियासी जमातें नहीं बना रही। क्लिप सुनिए फिर आपको लेके चलता हूं। जमातों ने नहीं बनाना, ये वाला काम जमातों ने नहीं करना। बहुत शुक्रिया। आपने सुन लिया। यही गुफ्तगू चंद दिन पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कही थी कि 3 टेलीफोन कॉल्स में सूबा बन जाएगा, 3 टेलीफोन कॉल्स में सूबा बन जाएगा। तो आखिर क्या वाकई में सूबे की तश्कील का फार्मूला तय हो चुका है? और जिस तरीके से मामला पहले हुए उस तरीके से हो सकेंगे? तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें क्या किरदार अदा करेगी? मुस्लिम लीग नून क्या किरदार अदा करेगी? पीटीआई क्या करेगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो ये नहीं चाहेगी ये पंजाब तकसीम हो, पीटीआई नहीं चाहिए केपी के जाए,
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में सिंध के हवाले से नहीं बात करेगी। तो ये मामला कुछ गर्माहट की तरफ बढ़ रहा है और उस गर्माहट के असरात आपको आइंदा चंद दिनों के अंदर वाज़ेह तौर पर महसूस होंगे। आफाक अहमद साहब अपने एक अलग ओपिनियन के साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने खुलकर अब सूबों की बात कर रही है, लेकिन अभी तक सिंध असम्बली के सेशन का अनाउंसमेंट नहीं आया। अगर सिंध असम्बली के अंदर ये मामला उठता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम इस मामले को उठाती है और एमक्यूएम ये मौके पर इख्तियार करती है तो ये नई चीज़ होगी। आज तक की तारीख के अंदर सिंध असम्बली के अंदर एमक्यूएम ने कभी सूबे की तश्कील के हवाले से करारदाद नहीं दी है। ये एक बड़ा अहम नुकता होगा। तो अगर सूबे बकौल हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब के सूबे बनाने का अमल जो सियासी जमातों के लिए नहीं है उनके बस की बात, तो फिर किसके पास है और क्या फैसले हुए हैं और क्या फैसले वाकई में संजीदा बुनियादों पर हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो उसे आवाम से क्यों दूर रखा जा रहा है, ये सवाल बनता है। अगर जिसके पास ये मालूमात हो, ये बड़ा अहम नुकता है। क्या